शायद पहले, तो इसको जरा ट्राई कर लिया जाए एक बार। द रीडिंग ऑफ एमीटर सोन इन द फिगर इज, इसमें एमीटर यहाँ दिखाया हुआ है, इस एमीटर का रीडिंग बताना है। कुछ ना बोला जाए तो एमीटर इज आइडियल एमीटर, जिसका रेसिस्टेंस हम लोग 0 समझेंगे। तो ये जो एमीटर है वो एक आइडियल एमीटर है, उसका रेसिस्टेंस हम लोग 0 समझेंगे। तो ठीक है भाई, 0 रेसिस्टेंस। अब इसका कितना रीडिंग होगा आप सोच लो, कैसे निकालेंगे भाई? तो सिंपल ये समझेंगे कि यहाँ पर जो करंट एग्जिस्ट करेगा और ये इसका रेसिस्टेंस 0 है, इसलिए समझो कि ये क्लोज वायर की तरह है। जो करंट यहाँ एग्जिस्ट करेगा वही होगा रीडिंग ऑफ द एमीटर, आइडियल एमीटर विदाउट एनी रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो अगर ये m पॉइंट है तो ये पूरा का पूरा m ही पॉइंट है, ये अगर n पॉइंट है तो ये पूरा का पूरा n ही पॉइंट है। ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और अगर ये p है तो ये वाला q है, बीच में एमीटर है इसलिए इसको गायब नहीं कर सकते। p है और इधर बीच में q है, ऐसे रखेंगे। और इसको हम लोग क्या दिखाएंगे? तो m और p में, यहाँ देखो इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं दिखाऊं तो m और p में एक रेसिस्टेंस दिखाया, और वैसे ही m और p में एक और रेसिस्टेंस दिखाएंगे भाई। ये है 6 ओम, ये है 3 ओम। और यहाँ पे देखो एमीटर लगाया हमने, और यहाँ से ये Q पॉइंट है, यहाँ से ये फिर 6 ओम है, और इधर है हमारा 3 ओम, और यहाँ पे आ गया ये N पॉइंट, और ये लग गया सेल। और ये 2 ओम जो है M और N के बीच में डायरेक्ट है, तो वो वाला 2 ओम इधर हम लोग डायरेक्ट दिखा देंगे। M और N के बीच में ये 2 ओम दिखा दिया। 2 ओम, ये 6 ओम, 3 ओम, और ये इसी तरह से 6 ओम और 3 ओम, बस ये दिखा दिया। N पॉइंट एक साथ है, इधर वाला M पॉइंट एक साथ है। अब ये यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम लोग इसको कंसिडर करें तो इसके अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं वो ज़रा देखो। तो ये 6 है और 3 है, 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम। तो ये हो गया 18 डिवाइडेड बाई सम है 6 + 3, 18 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 2 ओम। इट मीन्स ये वाला हो गया 2 ओम, ये वाला भी हो गया 2 ओम। तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे कि देखो, एक तो ये M पॉइंट, इसके ऊपर से एक 2 ओम लगा हुआ था ऐसे N पॉइंट तक, और ये जो आया वो यहाँ पे लगा 2 ओम, और यहाँ लगा एमीटर, और ये फिर से ये 2 ओम लगा, और इस तरह से ये सेल लगा हुआ है। और ये सेल का वैल्यू कितना है? 14 वोल्ट और 0.8 ओम, 14 वोल्ट एंड 0.8 ओम। तो ये इस तरह से है। अब यहाँ पे रीडिंग बता देने हैं। तो तुम सोचो कि ऊपर वाला 2 है, इधर हमारा रेसिस्टेंस 4 ओम है, क्योंकि ये तो कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो ये 4 ओम हो गया ये दोनों का क्लब्ड। इसलिए इक्विवेलेंट अगर फिर से मैं लिखूँ, यहाँ के बाद इक्विवेलेंट अगर लिखते हैं तो ये लिखूँगा मैं कि ऊपर है 2 ओम और इधर है अपना 4 ओम, इसी में एमीटर लगा हुआ है बेचारा चुपके से, और यहाँ पे हमारा 14 वोल्ट है, और ये इंटरनल रेसिस्टेंस है इसका 0.8 ओम, 14 वोल्ट है। तो अब यहाँ का हमें करंट चाहिए। तो पहले भैया मेन करंट निकाल लो। मेन करंट कैसे निकालोगे? तो ये 2 और 4 का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन बता दूँ M और N के बीच में, तो M और N के बीच में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 4 का करेंगे तो 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 4 दैट इज क्या हो गया भाई? तो 8 डिवाइडेड बाई 6, 8 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स 4/3। तो 4/3 ओम ये है। तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4/3 का मतलब समझते हो, ये टोटल रेसिस्टेंस अगर इधर हम लोग RMN बोले, 4/3 का मतलब है 1 पॉइंट कितना भाई? 33। 4/3 है, चलो भी रहने देते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा ना बढ़ाएं। तो 4/3 है, और इधर का ये रेसिस्टेंस है 0.8 ओम, मतलब 8/10, 8/10 ओम इधर है। और ये हो गया तुम्हारा 14 वोल्ट का सेल लगा हुआ है। इसलिए जो मेन करंट आया वो कितना आया? तो मेन करंट है EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो EMF था 14 वोल्ट, टोटल रेसिस्टेंस है 8/10, और इधर है 4/3। 8/10 एंड 4/3, 8 एंड 10/4/3, तो ये 14, और इधर टोटल रेसिस्टेंस मैं क्या लिखूँगा? तो 8/10 + 4/3।
कितना हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस? तो भैया टोटल रेसिस्टेंस निकाल लो, 4/3 था और प्लस ये 8/10 है। एलसीएम लिया तो ये 30 आया, इधर 40 आया, इधर हमारा 24 आया, और ये हो गया तुम्हारा 64/3 30, 64/30 ये आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब 64/30 आ गया तो मैं क्या करूँ, यही आया। कैलकुलेशन मिस्टेक तो भैया एक बार आप चेक कर लेना। 14 डिवाइडेड बाई ये हो गया 64/30। तो करंट का जो वैल्यू आ गया, जो मेन करंट, वो आया 14 × 30 डिवाइडेड बाई ये 64। अब ये वैल्यू मेन करंट जो है आपको बता देने हैं, निकाल लेने हैं। ये कैलकुलेशन मिस्टेक तो कहीं नहीं हुआ है भाई। ये 2 ओम क्योंकि एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपल तो नहीं आ रहा है। 2 ओम हो गया, ये 2 का 4 हो गया, 4 और 2 तो 4 और ये 2, 4 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन किया हम लोगों ने। 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 4, 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 4 6 हो गया। ठीक है भाई, 8/6 दैट इज़ 4/3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 4/3 ये मिला, इधर तो 8/10 है ही, 0.8। ठीक है, तो 8/10 ये है, 4/3 ये है, दोनों ऐड किया हम लोगों ने, 30 आ गया और ये हो गया 40 और प्लस ये हो गया 3 या 8 3 या 24, 64/30। 64/30 तो बिल्कुल ठीक है। 14 डिवाइडेड बाई 64/30, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। यही आ रहा है करंट का वैल्यू, मेन करंट का वैल्यू ये आ रहा है, मेन करंट का वैल्यू। तो भैया ठीक है भाई, मेन करंट का वैल्यू आया सेल से जो निकल रहा है वो वाला, वो करंट का वैल्यू हो गया 14। अगर 2 से इसको हम लोग 3 से तो कर नहीं सकते हैं, नहीं करें, 2 से 15 और 2 से करेंगे तो ये 28 नहीं 20 कितना आया ये करंट का वैल्यू आया 7/5 7.5। अच्छा ठीक है, करंट का वैल्यू 7.5 एम्पियर आ गया। अगर ये कैलकुलेट करके 7.5 एम्पियर आ गया तो मेन करंट हो गया 7.5 एम्पियर। तो हमें कौन सा निकालना है भाई? तो हमें तो ये वाला करंट चाहिए, ये वाला करंट चाहिए, मतलब एमीटर के थ्रू जो आ रहा है वो करंट चाहिए, क्योंकि रीडिंग बताने हैं। तो करंट थ्रू द एमीटर यानी कि 4 ओम ब्रांच, तो 4 ओम ब्रांच में कितना करंट आएगा? तो इसके सामने, क्योंकि पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होगा भाई, ये आकर के कुछ इसमें I1 I2 चला जाएगा। तो इसमें कितना करंट है? तो सामने वाला रेसिस्टेंस 2 ओम डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस 2 + 4 और मल्टीप्लाइड बाई मेन करंट है 7.5, तो ये 7.5। ये वैल्यू कितना हो गया? तो 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7.5 मतलब 15 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 कैंसिल, 15 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि हो गया ये 3 5 जा 3 2 जा 5/2 दैट इज 2.5 एम्पियर। तो 2.5 एम्पियर का करंट होगा। कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। ये 14 ही तो है। फिर से मैं चेक कर दे रहा हूँ, मेथड इज़ करेक्ट, कैलकुलेशन मैं फिर से चेक कर दे रहा हूँ, इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आंसर यहाँ 30 32 ऐसे करके आ रहा है तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। मेथड में कोई गड़बड़ी नहीं है। देखो भाई, ये m पॉइंट हम लोगों ने समझा था, इधर n पॉइंट समझा था ये, तो 6 और 3 पैरेलल में आ गए, बिल्कुल समझ गए। 6 और 3 पैरेलल में आ गए, इसमें एमीटर लग गया, और इधर भी 6 और 3 थे पैरेलल में आ गए। ये 2 ओम अलग से था ये, और ये इधर 14 है ही, और 14 वोल्ट है, और 0.8 ओम है। ये तो भाई सेल है। तो यहाँ देखा ये दोनों का, तो 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 यानी 18 डिवाइडेड बाई 9 2 ओम। तो 2 ओम ये हो गया, 2 ओम ये हो गया, दोनों इस तरह से हैं कनेक्टेड। ठीक है भाई, 2 ओम इधर ऊपर वाला अलग से 2 ओम था। ठीक है भाई, तो ये 2 और 2 तो 4 ओम हो गया, इस पूरे ब्रांच में 4 ओम हो गया, और ये 2 है। तो 2 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन तो करेंगे भाई। 2 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने किया था, 4/3 आया था। ये 4/3 के साथ अब ये 0.8 ऐड हो जाएगा, तभी टोटल रेसिस्टेंस हमें मिलेगा। ये 1.4 तो नहीं था ना, 14 ही है। तो 14 डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस, तो इधर 4/3 आया था, इधर 0.8 यानी कि 0.8 का मतलब है 8/10। तो 8/10 रख दिया हम लोगों ने, ये वैल्यू आ गया। अब जब मेन करंट ही आ गया 64/30, ये टोटल रेसिस्टेंस आया,
और इसके बेसिस पे जब हम लोगों ने निकाला 7.5, ये करेक्ट है तुम्हारा कैलकुलेशन भाई? ये था 14 इंटू 30 डिवाइडेड बाई ये 64। 2 से अगर कट करें तो इधर 15 और 2 से कट करें इधर तो ये हो जाएगा 32 और ये 7 से कट करें 16, यही हो गया 105 डिवाइडेड बाई 16। बात तो ठीक ही है, 7.5 एम्पियर के आ रहा है ऑलमोस्ट। तो 7.5 एम्पियर जब आ रहा है तो मेन करंट ही 7.5 एम्पियर है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इधर करंट, इधर हमारा रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट उससे हाफ रहेगा। तो कितना होगा इधर से करंट? तो सामने वाला रेसिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस, 2 डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस इनटू मेन करंट। मेन करंट 7.5 था, 2 डिवाइडेड बाई 6, 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू मेन करंट 15/2 और इस तरह से आ गया 15/6। 15/6 का मतलब हो गया 3 जा और 3 जा, तो 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो मेथड में कोई गड़बड़ी नहीं है, बस आपका जो डेटा दिख रहा है उस हिसाब से ये है। अब आंसर नहीं मैच हो रहा है, चाहे तो आंसर में कुछ गड़बड़ी हो या इसके डेटा में कुछ गड़बड़ी हो, कहीं पॉइंट का डिफरेंस हो गया हो, आपको करना यही काम है, मेथड आपका यही है। ठीक है, फिर से आप चेक कर लेना इसमें, यहाँ पे चाहे तो कहीं पे कुछ पॉइंट का गड़बड़ी हो गया हो, अदरवाइज काम आपको यही करने हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड आपको यही अप्लाई करना है, जहाँ जितना वैल्यू दिया है यही काम करने हैं। आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके मेन करंट निकाल लिया, सेल से मेन करंट कितना चला भाई, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इधर 4 ओम वाला है ये ब्रांच और ये 2 ओम वाला है ब्रांच। इस तरह से 4 ओम वाले ब्रांच में कितना एंटर किया वो हम लोग निकाल लिए और वही हमारा रीडिंग होगा, तो उतना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है भाई, मेथड में कोई गड़बड़ी नहीं है, जो डेटा हम लोगों को दिखा उस हिसाब से कैलकुलेशन ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो डेटा आपको दिया रहेगा भाई आप तो काम उसी हिसाब से करोगे। मेथड में कोई गड़बड़ी नहीं है, लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लॉजिक यही लगाने हैं आपको और इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। अब डेटा का प्रॉब्लम है तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 120 वोल्ट लाइट बल्ब, 2 बल्ब हैं 120 वोल्ट, मतलब स्पेसिफिकेशन है 120 वोल्ट। 1 of 25 हो, मतलब एक बल्ब हो गया 25 वाट, बट 120 वोल्ट। जनरली 220 वोल्ट स्पेसिफाइड होता है इंडिया में, एक बल्ब ये है। एंड द अदर ऑफ 200 वाट, दोनों बल्ब हैं 120 वोल्ट ही, वोल्टेज स्पेसिफिकेशन वही है लेकिन ये 200 वाट है। एक ये बल्ब हुआ, ठीक है भाई। वन बल्ब बर्न आउट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, और दोनों क्या है, वे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस 220 वोल्ट लाइन। तो इसको सीरीज में कनेक्ट करके हम लोग 240 वोल्ट लाइन के अक्रॉस कनेक्ट कर दिए। वन बल्ब बर्न्स आउट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, जैसे ही की को ऑन किया एक तो बल्ब तुरंत ही फ्यूज़ हो गया। विच वन हैज़ बर्नट एंड वाई, कौन इसमें से बर्न हुआ और क्यों हुआ? सोचो भाई, एक बार सोचो जरा अपने हिसाब से। मैंने बताया था कि बल्ब कब फ्यूज होता है, जब स्पेसिफाइड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए। वोल्टेज अप्लाइड जब ग्रेटर देन स्पेसिफाइड वोल्टेज से हो जाए। स्पेसिफाइड वोल्टेज यहाँ पे 110 वोल्ट है, तो जैसे ही अप्लाइड 110 वोल्ट से ज़्यादा हुआ तो वो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। तो देखो कि कौन बल्ब के थ्रू ज़्यादा वोल्टेज अप्लाइड हो गया। 240 वोल्ट है, अगर ये दोनों सेम रेसिस्टेंस का होता ना तो 120 होता, फिर भी ये दोनों
देखो 120 अगर भी होता तब ये 240 होता। अगर ये दोनों इक्वल रेसिस्टेंस का होता तो, जो कि है नहीं, इक्वल रेसिस्टेंस नहीं है, इसका रेसिस्टेंस कितना है वो हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे भाई निकाल सकते हैं? देखो कैसे निकाल सकते हो। इसका रेसिस्टेंस अगर R1 निकालें तो वो होता है स्पेसिफाइड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्पेसिफाइड पावर, क्योंकि पावर होता है V² अपॉन R, ठीक है, किसी बल्ब का रेसिस्टेंस। तो ये पता है तुम्हें कि जो पावर स्पेसिफाइड होता है वो स्पेसिफाइड वोल्टेज पे ही डिसिपेट होता है। ये अगर 25 वाट है तो 25 वाट तब ये कंज्यूम होगा, तब ये 25 वाट का पावर निकालेगा जब इस पर 120 वोल्ट मिलेगा। मैंने बताया था पहले के क्लास में स्पेसिफाइड वोल्टेज का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है। तो इसका कुछ मतलब है भाई। नंबर 1 कि 120 से ज़्यादा अप्लाई हुआ फ्यूज हो जाएगा। नंबर 2 स्पेसिफाइड वोल्टेज ये 120 जब अप्लाई होगा तभी ये 25 वाट होगा, उससे कम होगा तो ये कम होगा, पावर कम हो जाएगा। स्पेसिफाइड यही रहेगा। स्पेसिफाइड का मतलब है कि इस स्पेसिफाइड वोल्टेज पर ही ये स्पेसिफाइड पावर होगा। सो जब ये हम लोग 110 अप्लाई करेंगे तब ये स्पेसिफाइड मिलेगा। इसलिए रेसिस्टेंस अगर निकालना है तो रेसिस्टेंस होता है स्पेसिफाइड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्पेसिफाइड पावर, ये रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ का रेसिस्टेंस अगर R1 बोलूँ मैं तो स्पेसिफाइड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर स्पेसिफाइड, तो 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर है इधर 25, तो पावर 25। इसका रेसिस्टेंस कितना है भाई R2, तो ये भी 110 पे 120 पे स्पेसिफाइड है ना, ये 120 पे स्पेसिफाइड है, 120 पे स्पेसिफाइड है। स्पेसिफाइड वोल्टेज इज 120, तो 120 वोल्ट पे है, तो 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। इसका रेसिस्टेंस होगा 120 स्पेसिफाइड वोल्टेज पे 200 वाट, ये है इसका रेसिस्टेंस। अब देखो कि किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है। R1 यहाँ पे देखो 25 है, यहाँ 200, तो ये कम हो गया। R2 इज लेस देन R1, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर इधर ज़्यादा इसलिए वैल्यू कम हो गया। सो ये कम रेसिस्टेंस है, ये छोटा रेसिस्टेंस है, ये बड़ा रेसिस्टेंस। ध्यान देना, रेसिस्टेंस का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल लिया, स्पेसिफाइड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्पेसिफाइड पावर, यही होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रेसिस्टेंस हमारा ये है, ठीक है, क्लियर है ये। तो इससे यहाँ पे ज़्यादा रेसिस्टेंस है, और इससे ज़्यादा रेसिस्टेंस है तो दोनों सीरीज में है, तो करंट तो दोनों में सेम मिलेंगे। सीरीज का मतलब होता है, सीरीज मीन्स सेम करंट। अच्छा भाई, जब सेम करंट है तो यहाँ पे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे होगा IR1 और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR2। इधर IR1 इधर IR2, R1 इज लार्जर, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज लार्जर होगा, 1 के थ्रू लार्जर वोल्टेज होगा देन 2 के थ्रू, क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस ही कम है, करंट तो सेम ही चल रहे हैं, कम रेसिस्टेंस कम वोल्टेज। इसलिए इन दोनों पावर में कौन पहले दोनों वोल्टेज में कौन पहले एक्सीड करेगा भाई 110 को, क्योंकि 110 ही एक्सीड होने पे होता है, तो 110 को पहले ये एक्सीड करेगा, इसलिए यही फ्यूज़ होगा ये पहले, क्योंकि हमेशा इसके वोल्टेज से इसका ज़्यादा होना है, ठीक है। रेसिस्टेंस का अगर हम लोग वैल्यू देखना चाहें तो देखो यहाँ 8 टाइम्स न्यूमरेटर, यहाँ 8 टाइम्स, डिनोमिनेटर यहाँ 8 टाइम्स ज़्यादा है, 25 × 8 है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 × 25, और 120 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 R1 था, इसलिए ये है तुम्हारा R1/8। R2 जो है R1/8 है। इसलिए अगर वोल्टेज का भी हम लोग अगर निकालना चाहें तो यहाँ पे IR1 है, तो यहाँ पे IR1/8 है, तो यहाँ पे वोल्टेज अगर X है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो X/8 है। तो सोच लो भाई, जब यहाँ 1 होगा तो यहाँ 8 वोल्ट, यहाँ 10 है तो यहाँ 80 वोल्ट, यहाँ 20 है तो 8 टाइम्स 160 वोल्ट हो जाएगा, और टोटल 180 में से 160 यहाँ अगर 40 वोल्ट हो जाए तो यहाँ पे 320 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाए तो यहाँ पे 130 160 और 80 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 240 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कौन पहले 120 को पहले कौन एक्सीड करेगा, तो भाई इससे यहाँ 8 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये पहले एक्सीड करेगा भाई, यही पहले एक्सीड करेगा, इसलिए ये बल्ब ऑफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें वोल्टेज ज़्यादा है स्पेसिफाइड से,
और स्पेसिफाइड वोल्टेज से ज़्यादा होने का मतलब होता है कि ये पहले फ्यूज होगा, क्योंकि एक्सेस हीटिंग जो इसमें आएगा, इसमें जो एक्सेस हीटिंग आएगा वो सराउंडिंग को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा और इससे इसके फिलामेंट का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, और जैसे मेल्टिंग पॉइंट पे आया मेल्ट कर जाएगा इसका फिलामेंट और ये ऑफ हो जाएगा। बोलो भाई समझ गए? दो बल्ब, स्पेसिफाइड वोल्टेज एंड पावर दिया था, रेसिस्टेंस निकाल लिया, दोनों का रेसिस्टेंस। डायरेक्ट पावर देख के कंक्लूजन मत निकाल लेना, क्योंकि सीरीज में है करंट सेम है, पैरेलल में होता है वोल्टेज सेम, तो करंट सेम है तो यहाँ का रेसिस्टेंस डिफरेंस है, इसके रेसिस्टेंस उसके रेसिस्टेंस बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे 8 टाइम्स हमारा ये कम है रेसिस्टेंस, तो ये जितना भी वोल्टेज हो जाएगा उससे ये 8 टाइम्स ज़्यादा वोल्टेज होगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि कौन बल्ब फ्यूज करेगा, और वो ये तो एक क्वेश्चन हो गया कि वो बल्ब कौन होगा जो फ्यूज करेगा पहले, ठीक है। और अगर मान लो हम लोग ये भी वैल्यू पूछा जा सकता था कि इस कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं कि एक भी बल्ब फ्यूज ना करे। मैं 2 क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ इसकी। पहले तो जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया कि विच बल्ब विल फ्यूज, तो यहाँ पे 240 अप्लाई किए हो, तो 240 का देखो, इधर अगर हमारा x है, इधर अगर हमारा y वोल्टेज है तो इधर 8y है, क्योंकि इधर वाले से 8 टाइम्स ज़्यादा है उधर वोल्टेज। तो ये 8y और इधर y है, ये दोनों मिला करके 8y और y मिला करके 240 हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि बताना कि ये 240 में से वहाँ कितना अप्लाई होगा और यहाँ कितना, अगर ये 240 अप्लाई होता है तो इसका मतलब हो गया कि ये देखो 9y इज इक्वल टू 240 हो गया। तो y का वैल्यू 240 डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो ऑलमोस्ट 30 के आसपास आएगा, 30 नहीं 28 के आसपास, मीन्स ऑलमोस्ट 28, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा, ऑलमोस्ट 28। तो इसका मतलब कि यहाँ 28 होगा और बाकी सब वहाँ होगा, तो 200 से ज़्यादा वहाँ होने लग जाएगा। तो वो तो भाई करेगा ही पहले फ्यूज़, तो वो पहले फ्यूज़ कर जाएगा, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अब बोला जा रहा है कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों के दोनों सेफ रहें। तो ये तो पक्का है कि भाई इधर के रेसिस्टेंस से उधर रेसिस्टेंस 8 टाइम्स ज़्यादा है, इधर के वोल्टेज से उधर 8 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये दोनों मिला करके मैक्सिमम कितना हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो तुम्हें पता है कि भैया ये वाला पहले फ्यूज करने वाला है, और ये जो 8y है ना, ये हमारा स्पेसिफाइड वोल्टेज 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स 8y हमारा जो फ्यूज होने वाला है वो 120 तक रहेगा, तब तक सेफ रहेगा। हम लोग निकालना चाहते हैं मैक्सिमम सेफ अप्लाइड वोल्टेज। दूसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम सेफ अप्लाइड वोल्टेज निकालना चाहते हैं, तो 8y जो फ्यूज होने वाला बल्ब है वो पहले जब 120 होगा तब तक तो सेफ रहेगा। वो जैसे ही एक्सीड करेगा 120 से बल्ब फ्यूज हो जाएगा, वही पहले फ्यूज होने हैं। तो 8y अगर ये है तो y का वैल्यू हो गया 120 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा कितना तुम्हारा भाई 8, 1.5 यानी कि 15 मिल गया, 15 मिल गया भाई, यानी कि 15 y का वैल्यू 15 वोल्ट, 15 मिला। 8y इज इक्वल टू 120, इसका मतलब y का वैल्यू 15 मिला। मीन्स ये वाला इधर 15 होगा और उधर हो जाएगा कितना 8y, तो ये वाला इधर तो हो गया 15 वोल्ट और उधर वाला हो गया 15 इंटू 8, तो 15 इंटू 8 कितना हो गया भाई 120। तो इधर हमारा 120 है और उस समय इधर 15 होगा, उस समय 15 वोल्ट होगा इधर, और उधर 120 है, इसलिए मैक्सिमम तुम कितना अप्लाई कर पाओगे। जब यहाँ 15 होगा तो इससे 8 टाइम्स ज़्यादा ये 120 होगा, इसलिए वो 120 और इधर 15 मिल करके 135 तक तुम अप्लाइड वोल्टेज रखोगे तो ये रेशियो मेंटेन रहेगा। 135 वोल्ट अगर अप्लाई किया तुमने तो 15 इधर और 8 टाइम्स ज़्यादा इधर 120, तब तक सेफ रहेगा। अगर तुमने 136 भी कर दिया ना तो ये 15 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ये 120 पॉइंट समथिंग हो जाएगा और ये फ्यूज़ हो जाएगा। सो मैक्सिमम सेफ लिमिट ऑफ अ वोल्टेज अप्लाइड इज ओनली 135 वोल्ट। ये भी कई बार पूछे जाते हैं। भाई क्लियर हुआ यहाँ तक?
बोलो भाई पहलवानों, क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़े हम लोग। भुवनेश, चिराग बोलो, रिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, तो ये समझ गए कौन सा फ्यूज करेगा। अब देखो इसका आंसर में ये था, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। 25 ये कह रहा है जो, वो देखते चलो। 25 वाट बल्ब हैज मोर रेसिस्टेंस। 25 वाट जो पहले लगा हुआ था वो मोर रेसिस्टेंस है। सेम करंट फ्लोज थ्रू द बोथ ऑफ देम, दोनों में वही सेम ही है। सो 25 वाट बल्ब विल बी डेवलप्ड मोर हीट एंड बर्न्स आउट इंस्टेंटली। ये आई स्क्वायर R1 हीटिंग करेगा और ये आई स्क्वायर R2 हीटिंग करेगा। इससे ये R1 टाइम्स, ये इससे 8 टाइम्स ज़्यादा है। ये हमारा रेसिस्टेंस ही 8 टाइम्स है। करंट तो दोनों में सेम है, समझो कि ये 8R2 है। आई स्क्वायर ये इतना हीट पावर डेवलप कर रहा है। हीटिंग पर यूनिट टाइम, पावर डेसिपेशन वो ये है, और इसका ये है पावर डेसिपेशन। तो इसलिए इससे ये ज़्यादा पावर, इससे ये ज़्यादा अप्लाइड। मेन आपको डिसाइड करना है वोल्टेज से। ये तो ठीक है कि भाई ज़्यादा हीटिंग करेगा और मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाएगा और मेल्ट कर जाएगा इसका फिलामेंट। और मैंने ये भी बता दिया भाई कि इससे 8 टाइम्स ज़्यादा रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेसिस्टेंस होता है स्पेसिफाइड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्पेसिफाइड पावर, क्योंकि तुम्हें पता है कि पावर होता है वी स्क्वायर बाई आर, और स्पेसिफिकेशन का मतलब ही होता है कि जब ये स्पेसिफाइड वोल्टेज होगा तभी ये स्पेसिफाइड पावर होगा। तो कई बार पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किए हैं। अगर आप क्लास मिस करते हैं तो आपसे बड़ा गुनहगार और कोई नहीं है, तो उसका सज़ा तो भाई आपको मिलना ही चाहिए। भैया मौका है अभी, लाइफ का फर्स्ट प्रोजेक्ट विच विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी और द कंट्री। जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है आपका यही कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लाते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करके कौन से लेवल के कॉलेज में जाते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। और वहाँ पे अगर आप मार्क खा जाते हैं तो फिर आपको दूसरा चांस पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, और दूसरा चांस ऐसे नहीं मिलता है। फर्स्ट चांस जो क्लियर करता है ना, फर्स्ट लेवल जो क्रॉस करता है उसी को सेकंड लेवल फिर मिलता है एवरेजली। एक्सेप्शंस एवरीवेयर हैं, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 900 पिकोफैराड चैप्टर 3 में आ गए। 900 चैप्टर 2 में पिकोफैराड इज चार्ज बाई ए 100 वोल्ट बैटरी। अच्छा भाई, एक कैपेसिटर है 900 पिकोफैराड, इसको चार्ज किया किसी बैटरी से। कितना भाई? बैटरी 100 वोल्ट। अच्छा भाई 100 वोल्ट लगा दिया, ठीक है भाई, इस कैपेसिटर में 100 वोल्ट लगा दिया। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर? तो ये तो कोई बात नहीं है भाई, इसका एनर्जी स्टोर्ड हो गया कितना भाई? तो हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। एनर्जी तो पता ही है तुम्हें कि हाफ, और सी हो गया हमारा 900 पिकोफैराड, और इंटू वी स्क्वायर, वी तो है 100 वोल्ट का स्क्वायर। ये करेंगे पावर 4 आ गया। तो इस तरह से हम लोग, ये तो एनर्जी का कोई बात नहीं है, ये तो आप एनर्जी निकाल लेंगे। फर्स्ट पार्ट में कोई परेशानी नहीं है। सेकंड पार्ट में, द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैराड कैपेसिटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम? अब सिस्टम ने कितना एनर्जी स्टोर किया है? तो पहले तो ये बता दो भाई कि इस पर चार्ज कितना आया होगा। तो सी इंटू वी, सी इंटू ये वी, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, इसका मतलब इस पे जो चार्ज आया Q1, ये C है इसका 900 पिकोफैराड मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज है 100 वोल्ट, इसलिए ये हो गया 9 पे 40 और पिको कुलम, ये मिल गया। ठीक है भाई, तो Q1 का वैल्यू तो ये आ गया, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट में, यही मेन डाउट है, ये कैपेसिटर इज नाउ डिसकनेक्टेड। अब इसको हटाया यहाँ से, ये कैपेसिटर C1 जो था इसको हम लोगों ने हटाया, जिस पे चार्ज कितना आ चुका है भाई? तो 9 × 10 का पावर 4 पिको कुलम, इतना चार्ज आ चुका है। और अब हमने सेल को डिस्कनेक्ट किया और इसको कनेक्ट कर दिया अनदर 900 पिकोफैराड वाले, यानी कि ये भी 900 पिकोफैराड वाला था, ये भी 900 पिकोफैराड वाला है, मीन्स आइडेंटिकल है। अगर ये C1 है तो ये भी भाई C1 ही है, लेकिन ये आइडेंटिकल है, इसको चार्जिंग नहीं किया है, चार्जिंग तो इसको किया हुआ है। कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम? अब इस कितना एनर्जी स्टोर्ड है?
तो भैया अब कितना एनर्जी स्टोर है, तो ज़रा ध्यान देना इस तरह के क्वेश्चन के लिए कि अब कितना एनर्जी इसमें स्टोर है। तो ये जो भी चार्ज था यहाँ पे, ध्यान देना, जो यहाँ पे चार्ज था वो चार्ज का क्या हुआ भाई, तो ये जैसे इसको ज्वाइन करोगे प्लेट से तो इस प्लेट के साथ शेयरिंग करेगा चार्ज का, कुछ इधर चार्ज आ जाएगा, कुछ इस पे रह जाएगा, और इधर वाला जो चार्ज जिस पर कि माइनस ऑफ Q1 चार्ज था ये भी शेयर करेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई चार्ज था नहीं, तो ये भी शेयरिंग होगा। सच डैट शेयरिंग करते करते ये सारा एक पोटेंशियल पे हो जाए, ये सारा एक पोटेंशियल पे हो जाए, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन्स को मंजूर नहीं होता पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक कंडक्टर में एक ही पोटेंशियल रहेगा, जहाँ लोअर पोटेंशियल होगा वहाँ पे आ जाएगा, ये लोअर टू हायर पोटेंशियल आके इलेक्ट्रॉन सबको इक्वी पोटेंशियल कर देता है। यही तो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन का, ऑल द मेटेलिक सरफेस आर इक्वी पोटेंशियल। तो यहाँ जो भी पोटेंशियल होगा, यहाँ जो पोटेंशियल होगा, मान लो ये Vm पोटेंशियल है, ये Vn पोटेंशियल है, तो डेट विल बी कॉमन टू बोथ। मतलब ये दो कैपेसिटर को तुम पैरेलल में समझ सकते हो M और N के अक्रॉस, क्योंकि ये एक पोटेंशियल, ये एक पोटेंशियल, और ये जो चार्ज था वही अब दोनों मिले शेयर्ड हो गया, इसलिए Q1 डैश Q2 डैश मिल करके एक ही है। अब ध्यान से समझना है, इसको मैं कैसे निकालूं भाई कि इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि चार्ज नहीं पता है, अब मैं कैसे निकालूं, चाहे Q²/2c से एनर्जी निकालते हैं या हाफ से V² से निकालते हैं। तो 100 वोल्ट था पहले, अब 100 वोल्ट नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से चार्ज शेयर हो गया, चार्ज यहाँ कम हो गया, यहाँ कम हो गया, तो 100 वोल्ट नहीं रहा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए अब सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका, अब कितना एनर्जी है वो निकालना है। तो उसके लिए ध्यान देना, उसके लिए जो बेसिक जो फंडामेंटल काम जो तुम्हें करने पड़ेंगे वो ये है कि इस बात को आइडेंटिफाई करना कि शेयरिंग विल टेक प्लेस, बट टोटल चार्ज विल रिमेन सेम। टोटल चार्ज इन दोनों प्लेट का मिला है, ये पहले 0 था चार्ज, इस पर हमारा Q1 आया था चार्ज, तो दोनों पे शेयरिंग होगा, इधर भी शेयरिंग होगा। लेकिन एक बात पक्का है कि M और N के अक्रॉस ये भी कनेक्टेड है और M और N के अक्रॉस ये भी कनेक्टेड है। तो सिंपल सी बात ये है कि M और N के बीच में ये दोनों को पैरेलल समझा जाए और C इक्विवेलेंट लिखा जाए। दोनों को पैरेलल समझा जाए कि दोनों पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है, अगर ये V0 है तो ये भी V0 है, ये अगर V डैश है तो ये भी V डैश है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट विल बी पैरेलल कनेक्शन, तो C1 + C2, C और C था तो 2C हो गया, C और C था तो 2C हो गया, क्योंकि पैरेलल में तो डायरेक्ट कनेक्ट होता है, 2C हो गया। मीन्स ये हो गया 900 था ना, तो 1800 पिकोफैराड हमारा ये इक्विवेलेंट हो गया। अब बताने हैं तुम्हें कि अब ये पोटेंशियल, क्वेश्चन में ये भी पूछा सकता था कि बताओ भाई अब क्या पोटेंशियल डिफरेंस रह गया, जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वही यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो अब क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वो होगा कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान देना, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द टू कैपेसिटर्स। तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं भाई, V डैश कितना, तो यहाँ से कॉमन निकालना आपको नहीं समझ में आएगा, या 100 था अब कितना हो गया, 50 है या 80 है, 20 है, हमें नहीं पता, ये कितना है हमें नहीं पता, होगा जो भी वो दोनों में सेम होगा। बट कॉमन पोटेंशियल होगा क्या वो 50-50 वोल्ट हो जाएगा? नहीं भाई, कुछ और भी हो सकता है। क्या होगा एग्जैक्टली वो जानना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि इसका इक्विवेलेंट जो समझे ना, इसके इक्विवेलेंट में अगर एक डाल दिए तो ये जो शेयर्ड हुआ था यही चार्ज, वो यहाँ अब शेयर्ड तो नहीं होगा, यहाँ तो एक ही है, इसके बदले में एक है, मतलब ये दोनों मिला के जितना प्लेट चार्ज रखेगा ये अकेले भी उतना ही रखेगा। ये Q1 था पहले और Q2 तो 0 आया था, तो ये इतना ही है, इधर हमारा -Q1 + 0 है, इसमें शेयर्ड है, ये तो बिना शेयर्ड ही है, क्योंकि इक्विवेलेंट समझ लिया तो दोनों का सम चार्ज, दोनों का सम चार्ज। ये तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट, टोटल चार्ज है जो C1 लाया था, जिसको V1 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया था, C2 तो लाए थे लेकिन उसको कोई पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज नहीं किया था, डिवाइडेड बाई C1 + C2 होता है। ये फॉर्मूला की तरह लोग याद रखते हैं। एक कॉमन पोटेंशियल जब दो कैपेसिटर को चार्जिंग करते हैं, एक को C1 को V1 से चार्ज किया तो C1 V1 चार्ज आया, दूसरे को अगर C2 V2 दूसरे को अगर चार्ज किए होते V2 से और तब कनेक्ट किए होते तो यहाँ C2 V2 चार्ज होता, लेकिन वो चार्जिंग नहीं किया था, दूसरा तो ऐसा ही था। तो ये मैं एक नोट का पॉइंट भी लिखवा दूंगा, बट ये C1 + C2 दोनों हमारा वैल्यू सेम है। फिर से बताऊं इसको, शायद आप कंफ्यूज हो गए। देखो C1
इसको हमने चार्ज किया V1 सेल लगा करके, तो इस पे चार्ज आया C1V1। दूसरा है C2, इसको हमने चार्ज किया V2 सेल लगा करके, तो इस पे चार्ज आया C2V2। ठीक है, इस पे चार्ज आ गया Q2 C2V2, इस पे चार्ज आया Q1 C1V1। अब इसके दोनों प्लेट को कनेक्ट कर दिया, इसके दोनों प्लेट को कनेक्ट कर दिया, तो भैया अब इस पे टोटल चार्ज कितना बन गया? C1V1 प्लस C2V2, C1V1 प्लस C2V2। कॉमन पोटेंशियल जो बनता है वो बनता है पहले वाला ने जितना चार्ज लाया C1V1 लाया, दूसरे वाले ने जितना चार्ज लाया C2V2 लाया, ये दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट जो डालेंगे वहाँ पे कितना चार्ज डालेंगे? C1V1 प्लस C2V2 और डिवाइडेड बाई दोनों पैरेलल में हैं, तो ये फिर से समझो, हमें चाहिए यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या हो गया? तो ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, क्या हो गया? न्यू पोटेंशियल, ये 100 था, यहाँ 0 वोल्ट था, अब ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इसके बदले में अगर एक बना लें, क्योंकि जो होना है दोनों के लिए सेम होना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करके एक बना लिए, तो जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वही इन दोनों में आ जाएगा। तो यही V डैश निकालना चाहते हैं। जब इसको अकेले बना लिया तो ये जो दो चार्ज थे जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो दोनों मिला के सम ही तो हैं, वही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसलिए Q1 और ये 0 लाया था तो ये 0 इस पे है। अगर ये C1V1 लाया, ये C2V2 का चार्ज होता तो C1V1 प्लस C2V2 होता यहाँ। तो जो भी चार्ज है दोनों मिला के वो अकेले यहाँ चार्ज है, दो यहाँ पे हैं वो ये है, और यहाँ C इक्विवेलेंट निकल चुका है। तो इसके बाद सीधा पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, इस कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द टू कैपेसिटर। तो इसलिए एक में कन्वर्ट किया, एक में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आया C1V1 पहले वाला लाया, C2V2 बाद वाला लाया। अब यही टोटल तो भाई कुछ कुछ चेंज होने हैं, आपस में चेंज होगा, बट टोटल चार्ज विल रिमेन सेम। इसके इक्विवेलेंट जो हमारा कैपेसिटर आएगा उसमें टोटल चार्ज हमारा C इक्विवेलेंट पे यही रहेगा, कितना? C1V1 प्लस C2V2, ये है टोटल चार्ज। तो चार्ज डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट करेंगे, मिल जाएगा हमें पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही है कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस समझो, ये फॉर्मूला की तरह लोग याद रखते हैं। यहाँ तक समझे सारे लोग बात? ये बोलो, ये समझ में आया? जब दो कैपेसिटर, एक को C1 को V1 से चार्ज किया, दूसरे को V2 से चार्ज किया, अब सेल हटाया और C1V1 चार्ज वाला, C2V2 चार्ज वाला, यहाँ पे माइनस C1V1 चार्ज रहा होगा, यहाँ पे माइनस C2V2 चार्ज रहा होगा, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो इधर टोटल चार्ज जो बना वही इस इक्विवेलेंट अकेले वाले पे चार्ज रहेगा। ये जो टोटल हुआ वही यहाँ भी रहेगा, तो यहाँ C1V1 प्लस C2V2 रहेगा, तो यहाँ पे माइनस ऑफ C1V1 और प्लस C2V2 रहेगा, माइनस ऑफ टोटल C1V1 प्लस C2V2 निगेटिव में रहेगा। तो इसलिए इस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया? यही M और N हो गया, यही हमारा M और N हो गया। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया? VMN, वो हुआ भाई टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट दोनों पैरेलल में था, इसलिए C1 प्लस C2। दिस इज द मेन फॉर्मूला व्हेनेवर ए कैपेसिटर इज ज्वाइंड विद अनदर कैपेसिटर। अगर दूसरा अनचार्ज है तो कोई बात नहीं, V2 0 है तो वही चार्ज हुआ यहाँ पे। देखो C1V1 मैंने लिखा प्लस C2 इंटू 0 लिखा और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। क्लियर है? ये है समझो तुम्हारा नोट का पॉइंट। ये ध्यान रखना कि जब भी दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो जो भी टोटल चार्ज है वो रख दो यहाँ डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। Common potential difference for the two capacitor is total charge divided by C equivalent। टोटल चार्ज लिख दिया हमने। चलो इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन भी करने हैं, इधर नोट का पॉइंट समझ गए तो उस हिसाब से हमने काम किया। और मैं C1V1 C2V2 लिख रहा हूँ जनरल फार्मूला, जबकि वहाँ पे C1 C2 दोनों सेम ही हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2। तो C1 था यहाँ पे जो भी था हमारा, कितना था भाई? तो 900 पिको फैराड, वोल्टेज था 100, ये था टोटल चार्ज, दूसरा तो कुछ लाया ही नहीं। और C1 प्लस C2 1800 पिको फैराड हो गया, पिको फैराड कैंसिल हो गया, ये 100/2 डेट इज़ 50 वोल्ट हो गया। कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो भी 50 वोल्ट पाएंगे, क्योंकि कॉमन सेंस ये कहता है कि दोनों जब आइडेंटिकल हैं और दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहने हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार्ज डिवाइडेड बाई C।
यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज डिवाइडेड बाई सी। अब जब दोनों सेम ही रहने पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मतलब Q1/C इज इक्वल टू Q2/C, तो Q1 इज इक्वल टू Q2, तो ये दोनों पे चार्ज सेम रहेंगे। सो दो जो भी चार्ज हैं वो हाफ हाफ हो जाएंगे, इसका मतलब यही हुआ, हाफ हाफ हो जाएंगे। और अगर हाफ चार्ज हो गए तो पहले Q/C था 100 वोल्ट, तो अब Q/2 ही रह गया, तो 100 वोल्ट का आधा यानी कि 50 वोल्ट, तो दोनों पे 50-50 वोल्ट हो जाएंगे, आइडेंटिकल थे इसलिए। अब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी फर्स्ट वाले में फाइनल एनर्जी हो गया, क्योंकि 50 वोल्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाफ इंटू 900, हाफ CV² करेंगे, हाफ C इंटू V², तो हाफ C था 900 वही, और इंटू V² करेंगे तो यही 50 का स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड वाले पे भी उतना ही एनर्जी आएगा, सेम एनर्जी आएगा, इसलिए टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। टोटल फाइनल एनर्जी जो होगा E1 यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि हो गया 2 टाइम्स, इसी को करेंगे तो 900 इंटू 2500, 900 इंटू 2500 पिको जूल। ये आ गया तुम्हारा टोटल एनर्जी। बाद में जब कनेक्शन कर दिए तो टोटल एनर्जी पूछ रहा था, व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। अब सिस्टम ने कितना एनर्जी स्टोर किया है, तो अब सिस्टम ने इतना एनर्जी स्टोर किया है। बात समझ में आ गई, यही मेन डाउट था इसमें। वेयर हैज़ द रिमाइंडर ऑफ एनर्जी गॉन, अब रिमाइंडर ऑफ एनर्जी कहाँ चले गए, तो मैं इसका नोट पॉइंट अभी लिखवा देता हूँ, इसका नोटेबल पॉइंट। फिलहाल ये समझो कि पहले जो एनर्जी था वो कितना था, देखो पहले एनर्जी E इनिशियल ये था, यानी कि हाफ इंटू 900 इंटू 100 का स्क्वायर 10⁴, ठीक है, पिको जूल। अब कितना रह गया देखो, अब रह गया 900 इंटू 2500 पिको जूल, 900 इंटू, अब बाद में जो रह गया वो सिर्फ रह गया है 900 इंटू 2500 पिको जूल। तो देखो पहले वाला एनर्जी यहाँ पे देखो 2500 है, यहाँ पे ये 100 है, मतलब इससे ये हाफ हो गया एनर्जी, हुआ कि नहीं। देखो कितना एनर्जी हो गया, 900 इंटू 2500, और यहाँ 900 इंटू, अगर इसको हम लोग कर भी दें तो ये 500 हो गया, 10,000 डिवाइडेड बाई 2, 5000 हो गया ना, ये 10,000 डिवाइडेड बाई 2 5000, तो 900 इंटू 5000 पिको जूल ये है, और अभी है 900 इंटू 2500 पिको जूल, तो इसका हाफ है। ये फाइनल एनर्जी है, ये फाइनल एनर्जी है, ये इनिशियल एनर्जी था, ये इनिशियल एनर्जी है, बोलो ठीक है। अरे भाई इनिशियल एनर्जी ये था ना, हाफ CV² किया था, ये था, बाद में फाइनल एनर्जी निकाला तो ये है, तो इससे हाफ है एनर्जी। अगर पहले हमारा ये था तो उससे हाफ है एनर्जी ये, क्योंकि 900 इंटू 5000 था पिको जूल, अभी 900 इंटू 2500 ही है पिको जूल, तो हाफ एनर्जी। बाकी हाफ एनर्जी कहाँ गए, तो बाकी हाफ एनर्जी गए कनेक्टिंग वायर में, जब चार्ज ट्रांसफ़र होके शेयर्ड हुआ तो उस ड्यूरेशन में करंट एग्जिस्ट किया, और उससे इस रेजिस्टेंस से हीटिंग इफेक्ट में लॉस हो गया, हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो गया। जब शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा तो थोड़े टाइम के लिए करंट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए यहाँ करंट एग्जिस्ट करेगा, और इसमें कुछ तो रेजिस्टेंस रहेंगे, उसमें हीटिंग एनर्जी लॉस हो गया, क्योंकि पहले जो एनर्जी था वो इतना था, अब जो मिल के भी एनर्जी है तो उसका हाफ एनर्जी है, मिल के एनर्जी है तो हाफ एनर्जी है, तो बाकी हाफ एनर्जी कहाँ गया भाई, तो लॉस हो गया। भैया ये ऐसे भी तो करंट जब एग्जिस्ट करेगा तो कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट तो लॉस होगा, तो वही लॉस है ये। समझ में आया? चलो मान लेते हैं नहीं समझ में आया, मैं इसका नोट पॉइंट लिखवाता हूँ, तब शायद ज़्यादा समझ में आ जाए। फिर से मैं रिकैप कर दूँ, एक बार रिकैप करता हूँ। 900 को कनेक्ट किया 100 वोल्ट से, एनर्जी कितना आया देख लिया,
हाफ सी वी स्क्वायर इतना एनर्जी हो गया, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, 10 का पावर 2 का स्क्वायर किया 10 पावर 4 हो गया, ये मिल गया, यानी कि 5000। ये तो हो गया देखो 10,000 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 5000 इंटू 900 पिको जूल पहले का एनर्जी। बाद में क्या होगा एनर्जी, तो भैया पहले तो V निकाल लो, तब तो हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर, हाफ सी टू वी टू स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये तो कुछ एनर्जी लाया नहीं था, इसी के पास था एनर्जी। अब जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो अब ध्यान दो क्या करने होंगे। जब कनेक्ट करेंगे तो हमें नहीं पता कि फाइनल पोटेंशियल क्या है। फाइनल पोटेंशियल कॉमन सेंस से अप्लाई करना चाहेंगे तो कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि भाई 100 वोल्ट था, अब दोनों में सेम होना है, चार्ज तो आधा आधा शेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चार्ज आएगा ये आइडेंटिकल है तो आधा आधा शेयर्ड हो जाएगा, आधा हो जाएगा तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q/C, C तो वही है, Q अगर हाफ हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हाफ हो गया, मतलब 100 वोल्ट जो था वो 50 हो गया, तो यहाँ भी 50 यहाँ भी 50। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने निकाला कि एनर्जी कितना होगा एक में, तो हाफ सी इंटू वी स्क्वायर 50 का स्क्वायर। वैसा ही दूसरे में भी होगा हाफ सी इंटू उसका भी 50 का स्क्वायर, मतलब दोनों मिला दिया जाए, अगर ये भी उतना ही होना है, दोनों मिला दिया जाए तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स मतलब हाफ खत्म हो जाएगा, तो ये इंटू वी स्क्वायर, तो ये है 900 और ये है 2500, तो 900 इंटू 2500 पिको जूल ये आ गया, 900 इंटू 2500 पिको जूल। अब ये सोचो 900 2500 पिको जूल है, यहाँ 900 इंटू 5000 पिको जूल है पहले, तो इसका मतलब उससे तो हाफ हो गया ना, तो उससे हाफ ही एनर्जी अब स्टोर्ड है। तो बाकी हाफ एनर्जी कहाँ गया, तो बाकी हाफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, जो करंट एग्जिस्ट किया कनेक्टिंग वायर में, उसमें हीटिंग इफेक्ट में लॉस हो गया। बोलो क्लियर है रिया? भुवनेश क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो भाई, अब मैं इसका नोट का पॉइंट तुम्हें लिखवा ही देता हूँ, लिखवा देता हूँ भाई। चलो लिखो आप लोग नोट का पॉइंट लिखो, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तुम्हें काम आएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कभी कभी काम आएगा। जब एक कैपेसिटर, मान लो इसको चार्ज किया हमने, C1 को V1 से चार्ज किया, तो यहाँ पे चार्ज आया C1 V1, यहाँ चार्ज आया माइनस Q1 दैट इज माइनस ऑफ C1 V1। अच्छा भाई, C1 इज चार्ज थ्रू सेल V1 एंड देन डिस्कनेक्टेड। सिमिलरली C2 था, उसको चार्ज किया V2 से, तो इसलिए ये C2 है, इसको चार्ज किया V2 से, तो यहाँ पे C2 V2 आएगा चार्ज, यहाँ पे माइनस C2 V2 आएगा चार्ज। अब ध्यान देना, सारे लोग बिल्कुल ध्यान से समझ ले भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप फंस जाएंगे, इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये छोटा सा समझो शॉर्टकट है, उसको डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ये और ये जब दोनों मिला दिए और इसका नेगेटिव प्लेट इसके नेगेटिव प्लेट से भी मिला दिए, तो अब जो भी चार्ज इस पे था और इस पे था वो आपस में शेयर करेंगे। क्यों करेंगे इधर उधर एक्सचेंज? ताकि दोनों में कॉमन पोटेंशियल आ जाए, क्योंकि जब दोनों प्लेट एक हो गए हैं तो पोटेंशियल तो एक ही रखना पड़ेगा, ये दोनों एक हो गए हैं तो पोटेंशियल तो एक ही रखना पड़ेगा। पोटेंशियल में जो भी डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो करके उसको एक पोटेंशियल कर देगा और इसी से शेयरिंग ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो अब इसको डिस्कनेक्ट करिए, C2 को V2 से चार्ज किए, C1 को V1 से चार्ज किए और डिस्कनेक्ट कर दिए। और डिस्कनेक्ट करने के बाद अब देखो, एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से ज्वाइन कर दिए और एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से ज्वाइन कर दिए। अब इसमें क्या कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा? कॉमन पोटेंशियल क्या एग्जिस्ट करेगा? कॉमन पोटेंशियल पता लगेगा तो आपको ये भी पूछ सकता है कि फाइनली चार्ज क्या रहेगा इस पे, फाइनली चार्ज इस पे क्या रहेगा आफ्टर शेयरिंग, ये भी पूछ सकता है। तो देखो भाई, कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे तो नहीं बता सकते कि क्या होगा कॉमन पोटेंशियल। अगर ये आइडेंटिकल होता तो बोलते भाई कि जो भी पोटेंशियल था वो शेयर्ड हो गया, वो भी ये कोई पोटेंशियल डिफरेंस लेके ना आया हो तो, क्योंकि यहाँ V1 है, यहाँ V2 है। अब क्या होगा, एक 100 वोल्ट से चार्ज हुआ है, एक 50 वोल्ट से, अब क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो नहीं पता। तो कैसे निकालेंगे? तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बदले में
एक हम लोग m और n के अक्रॉस एक ही कैपेसिटर समझ लेते हैं इक्विवेलेंट, और वो इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, इसलिए C1 + C2 होगा। तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो यहाँ होना है। और इस पे चार्ज कितना होगा भाई, चार्ज होगा इस पे C1V1 और प्लस C2V, क्योंकि दोनों मिला के ये अकेले चार्ज रखेगा, C1V1 + C2V2। इस पे कितना चार्ज आएगा भाई, तो -C1V1 + C2V2, जितना ये था उतना माइनस आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू हम लोग देखते हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज पर का वैल्यू देखते हैं जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द इक्विवेलेंट कैपेसिटर डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। टोटल चार्ज कितना होगा, तो C1V1 + C2V2 डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट इज C1 + C2। अब कोई अनचार्ज कनेक्ट कर दिया तो V2 0 है। तो ये मिल गया हमारा कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसे ही कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस मिला, अब तुम क्या क्या बता सकते हो, तो आफ्टर कनेक्शन, जो कनेक्शन किया हमने दोनों को, यानी कि शेयरिंग ऑफ चार्ज, जो चार्जेस के शेयरिंग हुए, तो Q1 डैश यानी कि फाइनल चार्ज ऑन C1 कितना होगा भाई, तो Q1 डैश विल बी इक्वल टू C1 × V कॉमन, क्योंकि अब पता है हमें V कॉमन अब एग्जिस्ट कर रहा है C1 के अक्रॉस, क्योंकि वही है यहाँ वहाँ इक्विवेलेंट में और वही है हमारा C1 के अक्रॉस। तो C1 × अगर Q1 डैश निकालना हो तो C1 × V कॉमन करना, और V कॉमन है C1V1 + C2V2 डिवाइडेड बाई C1 + C2, ये है भैया। तो खाली मेन चीज़ ये याद रखना है कि इक्विवेलेंट ये कितना है, ये फॉर्मूला है। ये जब कॉमन पोटेंशियल मिल गया तो एनर्जी पूछे तो, चार्ज पूछे तो सब बता देंगे। अब अगर सेकंड वाले पे फाइनल चार्ज, तो C2 × V कॉमन, C2 और V कॉमन है कितना, तो C1V1 + C2V2। ये तो वैल्यू निकाल के रख लोगे, पहले एक साइड में पहले निकाल लिए, उसके बाद तो इसको अप्लाई कर देंगे। तो फाइनल चार्ज ये पता लग गया, फाइनल चार्ज ये पता लग गया। और क्या भाई, तो एनर्जी, तो एनर्जी पूछेगा, मान लो फाइनल एनर्जी कितना हुआ टोटल, तो फाइनल एनर्जी हुआ कि फर्स्ट वाले में फाइनली कितना रह गया और सेकंड वाले में एनर्जी फाइनली कितना रह गया। ये एनर्जी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई, ये एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में एनर्जी रह गया हाफ C1 × V कॉमन का स्क्वायर, दूसरे वाले में कितना हो गया, तो हाफ C2 × V कॉमन का स्क्वायर, ये मिल गया। यानी कि हो गया ये हाफ और C1 + C2, हाफ और C1 + C2 × V कॉमन का स्क्वायर, यही है फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी तो टोटल हमारा यही है, होना भी चाहिए, ऐसे होना भी चाहिए, क्योंकि देखो इंडिविजुअली तुम दोनों का एनर्जी ले रहे हो, ऐड कर रहे हो, या तुम यहाँ से भी एनर्जी निकाल सकते थे कि भैया मैं एक ही समझूंगा, तो उसका कितना इक्विवेलेंट है, तो हाफ C इक्विवेलेंट × V², V कॉमन। तुमने इंडिविजुअली दोनों का एनर्जी निकाला, तब भी तो वही सम किया, वही आया। इससे निकालते फाइनल एनर्जी, तब भी निकलता। दोनों मिला के जो एनर्जी है वो अकेले का है, होना भी मतलब इक्विवेलेंट का तो यही मतलब होता है कि जो ये करेगा इलेक्ट्रिकली, ये भी वही करेगा। ये मिल गया फाइनल चार्ज, फाइनल एनर्जी। अब देखो कि एनर्जी लॉस, अगर एनर्जी लॉस पूछता है तो एनर्जी लॉस इज इक्वल टू टोटल इनिशियल एनर्जी, क्योंकि इनिशियल एनर्जी ही ज़्यादा होगा, टोटल इनिशियल एनर्जी माइनस टोटल फाइनल एनर्जी। टोटल इनिशियल एनर्जी था हाफ C1V1² + हाफ C2V2², क्योंकि इतना एनर्जी ये लेके आया था, इतना एनर्जी ये लेके आया था, लेकिन लास्ट में कितना बच गया, तो हाफ C1 + C2 × V कॉमन का स्क्वायर, ये इतना ही एनर्जी बच गया। तो ये एनर्जी लॉस हुआ है, पहले वाला ज़्यादा था, अब वाला कम है, तो ये तो लॉस हुआ है। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2 × V1 - V2 का स्क्वायर। ये भी लोग फॉर्मूला याद रखते हैं कि एनर्जी लॉस ये है, इसी को आगे सॉल्व करोगे तो ये एनर्जी लॉस ये आया। दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि ये सब पॉजिटिव, V1 - V2 जो भी डिफरेंस है डेट इज पॉजिटिव। V1 - V2 का जब स्क्वायर ही कर दिया तो ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता,
V1 माइनस V2 का स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है भैया, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब एनर्जी लॉस हो रहा है। फाइनल एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल एनर्जी, और होना भी चाहिए लॉस। क्यों होना चाहिए भाई? क्योंकि तुमने जो कनेक्शन किया तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, तो भाई एनर्जी तो लॉस होगा। करंट एग्जिस्ट करेगा, करंट एग्जिस्ट करेगा तो एनर्जी डिसिपेशन होगा, क्योंकि कोई भी कनेक्टिंग वायर बिना रेसिस्टेंस का तो होता नहीं है, तो करंट I²R लॉस होगा और इतना एनर्जी लॉस हो गया। इट विल अपीयर, लॉस विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, डेल्टा H हीट एनर्जी इन द कनेक्टिंग वायर। समझ में आया इतना बात? सर तो EMF में भी ऐसे ही होता है, अगर EMF लगाते तो? EMF कहाँ? पहले EMF लगाया, सेल चार्ज करके हटा दिया, इसको भी चार्ज करके हटा दिया, एक को V1 से चार्ज करके हटाया, इसको V2 से चार्ज करके हटाया और ऐसे ज्वाइन कर दिया। कैपेसिटर जो होता है वो EMF की तरह ही काम करता है फिर? EMF की तरह कैसे हो गया ये EMF कैसे हो गया? EMF का कैसे बात यहाँ सोच रहे हो तुम? क्योंकि सर जिस तरह मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है ना ये भी। अरे भाई ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए ट्रांसफ़र कर लिया। इलेक्ट्रॉन तो खुद ही ट्रांसफ़र होगा, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। अगर ये सेल लगा रहता तो ट्रांसफ़र होता रहता, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। सेल हमेशा ये कनेक्शन जब लूप बना होता तो सेल तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है और ये कंटिन्यूअस करंट चलता रहता है। कैपेसिटर ये थोड़ी काम करेगा। कैपेसिटर तो भैया जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ और उस तरह से दोनों का सेम पोटेंशियल हो गया, बंद हो गया। अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाओगे तो मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन दिखाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो चार्ज ट्रांसफ़र होना हो गया, उसका तो रुका रहेगा, उसके बाद थोड़ी चार्ज ट्रांसफ़र होना है, नहीं होना है। सेल नहीं है ना जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखे और ये ट्रांसफ़र होता रहे, ये थोड़ी करता है। ये तो भैया अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी कॉमन आया वो आ गया। अब यहाँ और यहाँ में सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ भी 10 वोल्ट यहाँ तो 10 वोल्ट यहाँ भी, तो बस फॉर ए मोमेंट ओनली ट्रांसफ़र होता है यहाँ और यहाँ। एक मोमेंट के लिए ट्रांसफ़र हुआ और उसके बाद बंद। कैपेसिटर और सेल अलग अलग चीज़ है। एनर्जी लॉस हो गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एनर्जी लॉस हो गया, ख़त्म। ये नहीं कि कंटिन्यूअस करंट चलता रहेगा। करंट विल बी ओनली फॉर ए मोमेंट। गैल्वेनोमीटर विल शोज मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, उसके बाद ख़त्म, सेकेंड्स में ख़त्म हो जाएगा करंट, फिर हो जाएगा जीरो। ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए, दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए। तो सेल नहीं है ये। सेल रहेगा तो कभी पोटेंशियल पे सेम आने ही नहीं देगा। ये आएगा, इलेक्ट्रॉन को फिर उठा के सेल अपना इंटरनल मैकेनिज्म से उठा के यहाँ रख देगा, फिर इलेक्ट्रॉन भाग के आएगा, फिर यहाँ से उठा के यहाँ रख देगा, भागते रहेगा, चलता रहेगा करंट। तो वो तो कंटिन्यूसली करंट चलता रहता है। यहाँ कोई कंटिन्यूस करंट नहीं चल रहा, यहाँ शेयरिंग हुआ, काम खत्म हुआ। एनर्जी स्टोर जो अब रह गया है कंबाइंड सिस्टम में, वो पहले वाले से कम एनर्जी है, लॉस हो गया। ये लॉस तभी नहीं होगा, ध्यान देना, ये लॉस नहीं भी हो सकता है। कब? जब V1 = V2। इसको भी 100 वोल्ट से चार्ज किया, इसको भी 100 वोल्ट से चार्ज किया और कनेक्ट कर दिया। तो ये पहले से ही 100 वोल्ट है, ये भी 100 वोल्ट है, तो कोई यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आया। अब यहाँ देखो V1 = V2 हो जाए तो नो एनर्जी ट्रांसफ़र, नो एनर्जी लॉस, कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। कब? जब V1 = V2 हो। अदरवाइज ट्रांसफ़र होगा, चार्ज ट्रांसफ़र होगा और एनर्जी लॉस होगा। लॉस विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, बोलो और क्या डाउट है? चिराग बोलो भाई, क्या डाउट है? और तुम्हें समझ में आया ना कि सेल नहीं है ये? क्लियर है यहाँ तक? और किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। और कोई डाउट है? रिया बोलो, कोई डाउट है? भुवनेश बोलो भाई। क्योंकि सर सेल से हम चार्ज करते थे कैपेसिटर को, तो उसमें भी तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे ले आता था थोड़ी फ्रैक्शन सेकंड में। तो वो तो चार्जिंग करता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेट करता है, और जब चार्जिंग कंप्लीट होता है तो फिर बंद कर देता है। सेल तुम्हारा चार्ज थोड़ी स्टोर करता है, कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, सेल हमारा चार्ज स्टोरिंग डिवाइस थोड़ी है।
सेल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, उसका इंटरनल मैकेनिज्म है ट्रांसफ़र करने का, 2 इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। उसको आप सेल को कैपेसिटर थोड़ी बना दोगे, कैपेसिटर तो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड होता है, एनर्जी स्टोर होता है। अब इसमें कुछ एनर्जी स्टोर था, तुमने इससे कनेक्ट कर दिया, अब क्या होगा भाई, शेयरिंग हुआ, चार्ज का शेयरिंग हुआ, थोड़े से टाइम के लिए शेयर हुआ और फिर बंद, जैसे ही सेम पोटेंशियल पे आया बंद हो गया, अब कोई करंट नहीं है। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है ट्रांसफ़र, उसके बाद बंद। अब यहाँ कुछ एनर्जी रह गया, कुछ यहाँ एनर्जी रह गया, जो एनर्जी रह गया वो हमने निकाल लिया, जो पहले एनर्जी था वो निकाल लिया, दोनों का लॉस देख लिया। लॉस ये आता है, वो लॉस क्यों हुआ, शेयरिंग ऑफ चार्ज हुआ, इसलिए इधर उधर हुआ जो चार्ज उससे लॉस हुआ। ये इधर उधर कब नहीं होगा, जब इससे ये 100 वोल्ट, इससे ये भी 100 वोल्ट, ये दोनों ज्वाइन कर दिए तो ये दोनों सेम पोटेंशियल, ये भी 100 वोल्ट। तो भैया जब चार्ज ट्रांसफ़र ही नहीं होगा तो हीट एनर्जी भी लॉस नहीं होगा। सो व्हेन V1 यानी कि इसको जो चार्ज किया था और V2 जो इसको सेल से चार्ज किया था, दोनों का जब सेम वैल्यू सेम पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया तो उस कंडीशन में नो एनर्जी लॉस, जीरो हो जाएगा एनर्जी लॉस। कनेक्शन करने के बाद भी चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ क्योंकि पहले ही से सेम पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ था। ठीक है, तो फिर कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा, तो कॉमन पोटेंशियल देखो, अगर हमारा C1 भी V1 से ट्रांसफ़र चार्ज था और C2 भी V1 से ही चार्ज था, तो ये क्या करेंगे तो क्या मिलेगा, V1 कॉमन हो जाएगा और C1 प्लस C2 कैंसिल होकर V1 मिल जाएगा। मतलब जो V1 से ये भी चार्ज तो कॉमन भी V1 ही आ जाएगा। इक्वल सेल से अगर चार्जिंग करेंगे तो कॉमन हमारा वही इक्वल वोल्टेज रह जाएगा। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। तो एक डाउट मैं बताता हूं आपको कि एक डाउट क्या है। आपको ये पूछना चाहिए कि ठीक है भैया हमने चार्ज किया ऐसे ऐसे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से, लेकिन अगर एक पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट कर दें और इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, मॉडिफिकेशन थोड़ा सा हो जाएगा। थोड़ा सा मॉडिफाई क्या करना होगा वो मैं करके दिखा देता हूं तुम्हें। देखो भाई, मॉडिफाई क्या हो जाएगा वो मैं कर रहा हूँ। अगर ये पॉजिटिव प्लेट इसका यानी C1 V1, इस पे इसका नेगेटिव प्लेट ले आए, मान लो ये माइनस C2 V2, इधर प्लस C2 V2 हो गया और इधर माइनस C2 V2 हो गया। अब ये जब ज्वाइन करोगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये टोटल चार्ज हुआ कितना, तो C1 V1 और माइनस C2 V2, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, C1 V1 माइनस C2 V2 ये आ गया। अगर यही नेगेटिव होता तो चार्ज आ जाता टोटल। देखो तो उस कंडीशन में हम लोग कॉमन पोटेंशियल बोलते। कॉमन पोटेंशियल जो बनना है वो वेरी वेरी सिंपल है, टोटल चार्ज एक तरफ का लिख दो। अगर ये C1 V1 है, ये माइनस C2 V2, तो C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अगर यही पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता तो कोई बात नहीं है, C2 V2 पॉजिटिव और माइनस C1 V1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 ही करना है, क्योंकि पैरेलल में तो रहेगा ही, क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होना ही है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होना ही है, तो ये बन जाएगा फार्मूला। मतलब मेन फार्मूला यही है कि कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हैं तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 कर देने हैं। टोटल चार्ज एक तरफ का, ये जो दोनों प्लेट हुए ज्वाइन, इन दोनों का चार्ज सम कर दो। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, C1 V1 प्लस C2 V2 हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V1 माइनस C2 V2, ये माइनस C1 V1 जो भी है पॉजिटिव, नेगेटिव है नेगेटिव, दोनों सम कर देंगे। अगर दोनों ही नेगेटिव है, रह जाए भाई दोनों नेगेटिव, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये खुद ही आ जाएगा माइनस 10 वोल्ट। मतलब क्या, माइनस 10 वोल्ट अगर आ गया तो समझेंगे कि इधर वाले से इधर 10 वोल्ट ज़्यादा है, इधर वाले से इधर 10 वोल्ट ज़्यादा है, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो जो चार्ज है, अब दोनों का नेगेटिव नेगेटिव ही है, तो कॉमन पोटेंशियल निकालोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा, अगर ये दोनों नेगेटिव प्लेट हों, इधर पॉजिटिव हो, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस ये चार्ज डिवाइडेड बाई C करोगे जब, तो तुम्हें नेगेटिव तो आएगा ही। माइनस 2 वोल्ट आया तो समझ लेना कि भाई इधर से वो 2 वोल्ट ज़्यादा है। तो जो चार्ज है एक तरफ का वो चार्ज रख दो
और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 कर दो। मीन्स तुम्हें कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस का समझो वैल्यू मिलेगा C1 V1 प्लस माइनस C2 V2, जो भी होगा प्लस माइनस ये भी है, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, और जो आएगा उसका ले लेना मॉड। तो हम लोगों को तो पता होता है कौन पॉजिटिव है भाई, दोनों जब पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव। तो इसमें बस खाली ये मॉडिफाइड होगा, यहाँ माइनस आ गया मॉडिफाइड हो गया, बाकी फाइनल चार्ज निकालना C इंटू वी कॉमन होना ही है, फाइनल चार्ज इस पर निकालना C2 इंटू वी कॉमन होना ही, यहाँ पे जो माइनस आ गया बस हो गया। फाइनल एनर्जी ऐसे ही निकालने हैं, हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी कॉमन, वही होना है, सिर्फ वी कॉमन में डिफरेंस आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वी कॉमन में हमारा डिफरेंस आ जाएगा, और एनर्जी जो ये था स्टार्टिंग में, फाइनली जो हमारा एनर्जी वो वी कॉमन में आ जाएगा। यहाँ पे वी कॉमन में हमारा C1 V1 माइनस C2 V2 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में एनर्जी लॉस अलग से निकाल लेना, क्योंकि ये फार्मूला वैलिड है तब के लिए जब दोनों का पॉजिटिव, ये वाला एनर्जी लॉस। आप एनर्जी लॉस का अगर यहाँ से निकालने का हैबिट बनाते हैं तो कभी मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि ये तो रेडीमेड फार्मूला है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर एक का पॉजिटिव और नेगेटिव अगर ज्वाइन करते हैं तो उस कंडीशन में कुछ नहीं यहाँ मॉडिफाई होगा। और आपको इतने सारे चीज़ों में कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जब भी कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो दोनों एक पोटेंशियल पे आ जाएंगे, इधर वाला अलग एक पोटेंशियल पे आ जाएंगे, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में एग्जिस्ट करेगा। और वो कैसे निकालेंगे, तो दोनों के बदले में एक ले लेंगे और एक लेकर के टोटल चार्ज डाल देंगे और C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 ये निकाल लेंगे, बस टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन पोटेंशियल मिल गया तो तुम्हें फाइनल चार्ज पूछेगा नहीं निकाल लोगे, और एनर्जी लॉस पूछेगा तो नहीं निकाल लेंगे कि पहले कितना एनर्जी था बाद में कितना एनर्जी है। कॉमन पोटेंशियल हमें मिल गया, काम हो गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई भुवनेश, यस सर। चिराग, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो यही वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था अभी। तो कैपेसिटर था डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। तो फर्स्ट वाला तो खैर एनर्जी निकालना था, वो तो मिल चुका था हम लोगों को एनर्जी, और बाद वाला भी हम लोगों ने देख लिया। चलो ये देखो भाई, द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ मर्करी विद टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 4 केल्विन। नेम द फिनोमेना शोन इन द ग्राफ। तो ये जो फिनोमेना दिख रहा है, देखो रेसिस्टेंस है लेकिन 4 केल्विन से ज़्यादा पे, 4 केल्विन से ज़्यादा पे रेसिस्टेंस है, लेकिन 0 to 4 केल्विन में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, और इधर रेसिस्टेंस है, इधर रेसिस्टेंस है, इधर रेसिस्टेंस है, इधर रेसिस्टेंस है। ऐसे को हम लोग इस फिनोमेना को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टर ऐसा बिहेवियर दिखाता है। सुपर कंडक्टर का रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है बिलो सर्टेन टेम्परेचर। बिलो सर्टेन टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर। ये सर्टेन टेम्परेचर इसके लिए 4 केल्विन है। बिलो सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पे कोई भी मेटल का है, मान लो कॉपर है 4 केल्विन पे आ गया, या कोई दूसरा मेटल है वो 6 केल्विन से नीचे आने पे इफेक्टिवली रेसिस्टेंस 0 हो जाता है। कोई है हमारा 10 केल्विन से नीचे आने पे, कम करने पे टेम्परेचर, वो ऑलमोस्ट 0 रेसिस्टेंस मीन्स सुपर कंडक्टर बन गया, सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो सुपर कंडक्टिविटी जो दिखाए जाते हैं वो वेरी वेरी लो टेम्परेचर से बिलो के लिए। रूम टेम्परेचर पे देखो, ध्यान से समझो, रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी अभी अचीव नहीं हुआ है। अभी एक्सपेरिमेंट इस पे चल रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी मिल जाए। अब इतना कम टेम्परेचर पे तो क्या डिवाइस डिजाइन करेंगे जो बिलो 4 केल्विन काम करे। इतना स्मॉल टेम्परेचर को अचीव करना और उसको मेंटेन करना और उस पर वर्क करना फिजिबल नहीं है, इसलिए ऐसे सुपर कंडक्टर का यूज़ नहीं हो पाता। जो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे है तो और ज़्यादा यूज हो पाएगा, इसलिए इस पे अभी रिसर्च चल रहा है। तो 0 to 4 केल्विन के लिए यह है। नेम द फिनोमेना शोन इन द ग्राफ। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी।
और ये हर मेटल के लिए अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं, लेकिन वो वेरी वेरी लो टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलें। देखो द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, बहुत सारा हम लोग संडेज में करंट के टॉपिक डिस्कस किए हैं, करंट के MCQs। तो ये भी देखो, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V विद लेंथ इन केस ऑफ टू पोटेंशियोमीटर X एंड Y, ठीक है, इज एज सोन इन द गिवन डायग्राम। ये सोन है, एज सोन इन द गिवन डायग्राम। विच वन ऑफ दीज विल यू प्रेफर फॉर कंपेयरिंग EMF ऑफ द टू सेल एंड Y? कंपेयर करना हो कि हमारा 4.02 वाला है या 4.22 वाला है, एक 4.06 वाला है या 26 वाला है, कंपेयर करने हैं कौन लार्ज है कौन स्मॉल है, तो कौन सा पोटेंशियोमीटर लोगे, X वाला या Y वाला लोगे? तो जब कंपेयर करना हो तो सिंपल सी बात है कि हमें पॉइंट का हिसाब चाहिए। हो सकता है इससे थोड़ा सा ये ज़्यादा हो, तो वो पता होना चाहिए ना कि कौन लार्जर है। तो भैया हमें हिसाब चाहिए एकदम पॉइंट का, इसलिए मुझे ज़्यादा सेंसिटिव चाहिए पोटेंशियोमीटर, मोर सेंसिटिव एंड एक्यूरेट पोटेंशियोमीटर चाहिए। तो ज़्यादा सेंसिटिव कौन होगा? जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो। याद ही होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर वायर डिवाइडेड बाय टोटल। पोटेंशियल ग्रेडियंट जहाँ कम हो, पर सेंटीमीटर जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम हो, वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। 1 सेंटीमीटर पे अगर कोई 10 वोल्ट दिखा दे 1 सेंटीमीटर में, और कोई दिखाए 1 सेंटीमीटर पे 0.01 वोल्ट, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा ना, क्योंकि हमें 0.02 भी होगा तो हमें रीडिंग देखने का ईजिली हम लोग देख पाएंगे कि कौन ज़्यादा कौन कम है। यहाँ तो इतने ही में 10 वोल्ट है, अब कहाँ पे 4.21 होगा, कहाँ पे 4.22 होगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए तुम्हें पता ही है कि ज़्यादा सेंसिटिव, ज़्यादा एक्यूरेट पोटेंशियोमीटर होगा जब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो। पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो चलो भाई देखते हैं हम लोग। मान लो कहीं से हम लोग वायर में कहीं से लेंथ काउंट शुरू करते हैं, L लेंथ में देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो L लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस एक में देख रहे हैं कि मान लो L लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, तो एक बोलता है कि 2 वोल्ट है भैया, और एक बोलता है कि ये 4 वोल्ट है। एक कह रहा है कि 2 वोल्ट है, कौन बोल रहा है कि 2 वोल्ट है भाई? तो वो Y वाला बोल रहा है कि 2 वोल्ट है हमारा इतने ही लेंथ में, और ये बोल रहा है कि 4 वोल्ट है उतने ही लेंथ में X वाला। तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव होगा? सेम लेंथ पे ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सेम लेंथ पे 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है, तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव हुआ? तो जितना कम दिखाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पर यूनिट लेंथ जितना पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई L है, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई L, तो जितना कम होगा वही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। इसलिए Y वाले को प्रेफर करेंगे। Y वाले का सेम लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम है, यहाँ सेम लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये वाला है हमारा लो पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि रो V/L है, V/L कम है। स्लोप ही तो V/L है, यहाँ पे V/L यहाँ स्लोप है, तो लो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि V/L, इट मीन्स हाईली सेंसिटिव एंड एक्यूरेट। तो ऐसे आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा। एक तो कॉन्सेप्ट आपको पता है ना कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कम से कम होना चाहिए। बोलो क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, बोलो भाई। तो चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पे देखें। अच्छा इसी का ये आंसर है, देखो हेयर स्लोप ऑफ VL ग्राफ V/L पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो स्लोप ऑफ X इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ Y. Y has a smaller potential gradient than X, so a potentiometer with a smaller potential gradient is preferred because a larger length of the wire will be required to balance the EMF, so measurement will be accurate. मतलब potential gradient कम हुआ तो ज़्यादा बड़ा लेंथ भी हमें मिलेगा।
जितना ज़्यादा लेंथ करोगे टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियल, उतना ही हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होता है और उतना ही एक्यूरेट मेजरमेंट होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होना चाहिए, तो वो वाई वाला था, इसलिए उसको हमने सेलेक्ट किया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये देखो भाई, ये तो शायद टेस्ट में था, और इसको हम लोग देखा जाए। What is the energy stored in the capacitor between the terminal A and B of the network shown in the figure? Capacitance of each capacitor is 1 microfarad. A एंड B के बीच में कब बताना है एनर्जी? A और B वाला ये कैपेसिटर है, इसका एनर्जी बताना है। ये जो कैपेसिटर है A और B में, इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है? बोलो भाई, यही है क्वेश्चन। एनर्जी स्टोर्ड यही बताना है। कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज दिस। तो इसमें सर्किट सॉल्व करने में लगे हुए तो तुम परेशान होगे। इसमें तुम्हें कोई चीज़ देखो, कॉमन सेंस कुछ अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ हमें जो दिख रहा है वो एक दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज। इस सेल के अक्रॉस अगर देखें, सर्किट को रीड्रॉ करने में कभी भी कंजूसी मत करो, आलस मत करो। ये ई पॉइंट है, मान लो ये एम पॉइंट है, इसको एन पॉइंट बनाते हैं, तो ये भी एन पॉइंट है। एम और एन की बात करें तो एम और एन में, और यहाँ बीच में है बी। तो देखो एम और एन, सेल लगा हुआ है 10 वोल्ट, और यहाँ देख रहे हैं कि एम से हमें 2 कैपेसिटर तो दिख रहे हैं। तो एम से 2 कैपेसिटर हमें दिख रहे हैं, और दोनों कैपेसिटर आपस में ज्वाइंट हैं। ये अगर ए पॉइंट है तो ये वाला बी पॉइंट है, नहीं ये कैपेसिटर डी पॉइंट, ये डी पॉइंट है। इससे हमारा 2 कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर जो बी पॉइंट पे, एक ये कैपेसिटर जो डी पॉइंट पे, एक बी पे है और एक डी पे है। बी पॉइंट और एक डी पॉइंट, यहाँ पे ए है, और इन दोनों के बीच में लगा हुआ है ये वाला कैपेसिटर। ये वाला कैपेसिटर यहाँ है, ये वाला जो क्रॉस वाला है यहाँ है, ये जो गोला वाला है वो यहाँ है। और एक कैपेसिटर देखो B और N में है, तो इस B और N में एक कैपेसिटर है ये ट्रायंगल वाला, और ये जो है रेक्टेंगल वाला वो D और N में है। तो D और N में ये है एक कैपेसिटर रेक्टेंगल वाला। तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, और जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तुम्हें पूछा जा रहा है ए और बी के बीच वाला, इसका एनर्जी पूछा जा रहा है। तो भैया ये बैलेंस्ड ब्रिज है, तो ये तो C/C सब तो C ही है, तो ये तो हो गया डिस्कार्ड, और ये डिस्कार्ड हो गया। तो ये जो सेल 10 वोल्ट का लगाए हो वो इस तरह से कैपेसिटर ये, कैपेसिटर ये, कैपेसिटर ये, कैपेसिटर ये, बीच वाला ब्रिजिंग एलिमेंट हटा लिया हमने, और हमें बताना है यही ए है और ये वाला बी पॉइंट, इसका एनर्जी बताना है। तो जब ये 10 वोल्ट है और ये